नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए कार्यों और भविष्य के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के भाषण को सकारात्मक बताते हुए कहा कि यह प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करेगा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज हमारा बजट सत्र का पहला दिन माननीय महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल साहब ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए काम और भविष्य की रूपरेखा एक अपने ढंग से पूरी बात रखी है। मैं उनके इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति और नीयत का रोडमैप जो उन्होंने दिया है, मैं उनके उस अभिभाषण के लिए सदन के नेता होने के नाते से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यद्यपि कल विस्तार से माननीय सदस्यगण इस पे चर्चा चालू करेंगे और 12 को हमारा जवाब आएगा, लेकिन मान के चलता हूं कि हमारी स्वस्थ परंपरा के अनुसार आज हमने अपने इस राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान न केवल उनकी उन सारी बातों को सुना सीखा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका अपना संकल्प है भारत समर्थ सक्षम और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले, सर्वजन हिताय बहुजन, इस प्रकार की भावना हमारी है। मैं मान के चलता हूं कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। और खास करके जब हम GIS की सफलता से भोपाल से आगे बढ़ रहे हैं, आज ही हमारे लिए नवा हमारा टाइगर अभयारण्य का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये चंबल के अंचल में बहुत बड़ी सौगात भी रहेगी। वही मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है। सत्र की हंगामेदार शुरुआत रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक चेहरे पर काले नकाब लगाकर विधानसभा पहुंचे। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा से बच रही। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे सिर पर गंगाजल लेकर विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने सत्र के लिए कुल 2939 सवाल दर्ज कराए हैं। वही विधानसभा सचिवालय को ऑनलाइन 1785 सवाल मिले, जबकि 1154 सवाल ऑफलाइन भी जमा किए गए। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन और बीजेपी विधायकों का गंगाजल लेकर आना चर्चा का विषय बना रहा। बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही हंगामा करते हुए नजर आए। जहां काला कपड़ा मुंह पर बांध करके आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी विपक्ष वहां पर सदन में पहुंचा तो तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आया। हालांकि लगातार विपक्ष के इस हंगामे के बाद पक्ष ने भी गंगाजल लेकर के सदन में पहुंची, जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में बीते रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम की ICC चैंपियन ट्रॉफी फाइनल जीत का जश्न मनाने वाली रैली के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। पूरे शहर में तनाव फैल गया। हालांकि स्थिति अब कंट्रोल में है। इस बीच इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बेटा बेटी की शादी करते हो, तुम जश्न मनाते हो ना, भारत जीता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों? अगर इनको पटाखों से नफरत है तो इनको डॉक्टर मोहन यादव के पटाखों के डंडा खाने भी पड़ेंगे। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। वही विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। बताते यह भी चले कि विधानसभा परिसर में चेहरे पर काले नकाब पहनकर और हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करते दिखे। दरअसल कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा सत्र को बहुत छोटा बताया और अपने छोटे सत्र में विधायक अपनी बात नहीं रख सके। नौकरी नहीं
नहीं मिल रही उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो, किसानों को समय पे खाद नहीं मिलती उसकी बात नहीं करना चाहते हो, कर्ज बढ़ रहा है आम व्यक्ति पे, इसी पे लेके अवधि बढ़ाई जाए, चर्चा हो हर बात को लेके, हर विकास को लेके, चाहे पक्ष हो सत्ता पक्ष के विधायक है वो भी पीड़ित है। आज गर्मी आ गई, पानी नहीं मिल पा रहा, स्थिति ये, लेकिन सरकार पूरे करप्शन को दबाना चाहती है। इस करप्शन और विकास को अवरोध को लेकर लड़ाई है, अवधि बढ़ाई जाए, हर विषय पे चर्चा होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। धन्यवाद। सरकार से वहीं मध्य प्रदेश के दतिया शहर में किशोर न्याय बोर्ड के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर संदीप माकिन, एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किशोर न्याय बोर्ड के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर अन्य न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वो ये नवीन भवन सिविल लाइन रोड पर बनाया गया। ये न्यायालय पहले पुराने भवन में संचालित होता था। महिला बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय ने सभी जजों को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अशोक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय संदीप कुमार, न्यायाधीश नीति मोदांता, पिंटू, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतीश वासुनिया, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के साथ अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। अब खबर अटेर थाना क्षेत्र का है, जहां रात करीब 9 बजे के लगभग अज्ञात बदमाशों के द्वारा घर के बाहर फायरिंग की गई। गोली की आवाज सुनकर रजनी पुत्री तेज सिंह कुशवाहा घर के बाहर निकली कि तभी एक गोली रजनी कुशवाहा के बाएं पैर में जा लगी, जिसने रजनी कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों ने ये घायल जो रजनी कुशवाहा थी उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। अटेर थाना पुलिस को यह सूचना दी गई कि सूचना मिलते ही अटेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मैं 4 बजे सुबह दुकान पर आए थे, वो लोग गाली दे रहे थे, भैया ने उनको भगाया, वो नहीं भागे, उनमें 2 दिए, वो फिर गाली देकर निकल गए। अब वो शाम को आए 9:30 बजे, उन्होंने फायरिंग किए। एक बाइक थी, एक स्कॉर्पियो थी ब्लैक S11 और उनके बाइक पर 3 लोग थे, स्कॉर्पियो के अंदर भी लोग। उन्होंने 3 से 4 गोली फायर किए, हमारे घर पे फायर कर रहे थे, बहन निकल कर आई, उसके पैर में लग गई। क्या नाम बहन का? रजनी। पिता का नाम? तेज सिंह कुशवाहा। आपका नाम? रोहित कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? मेवारामपुरा गैस एजेंसी। ये कहाँ पड़ता है? ये परा के पास पड़ता है। थाना कौन सा? थाना अटेर पड़ता है। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? दुकान के ऊपर। क्या सौदा ली थी, क्या सामान लिया था, किससे लिया था, किस किस की दुकान है वहाँ पर? वहाँ बस ये किराना छोटा सा गला की दुकान से सामान लिया था क्या? बगल वाली दुकान से। क्या नाम है उसका? बंटी कुशवाहा। उससे विवाद हुआ था? हाँ। तो तुम्हारी बहन को गोली कैसे कर दी? बाहर चला रहे थे घर के बाहर, घर में दे रहे थे सामने गेट में। पुलिस आ गई? कॉल तो कर दिया, क्या पता। जिसने गोली चलाई उनको कोई पहचान वगैरह कुछ जानते? देखेंगे तो पहचान लेंगे। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राज्य सरकार द्वारा किसानों को सोसाइटियों के माध्यम से फसल ऋण उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 28 मार्च तय की गई, जिसके बाद किसानों से 12% से 18% तक ब्याज वसूला जाएगा, जिससे किसानों में चिंता की लकीर दौड़ गई है। किसानों का यह कहना है कि उनके खेतों में गेहूं, धनिया, इसबगोल और सरसों सहित अन्य फसलें भी खड़ी हैं, जो 28 मार्च तक कटने की संभावना नहीं है। ऐसे में वे निर्धारित तिथि में ऋण नहीं भर पाएंगे और उन्हें भारी ब्याज का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने सरकार से यह आग्रह किया कि फसल ऋण भरने की जो अंतिम तिथि है वो 28 मई या 28 जून तक बढ़ाई जाए, ताकि वे अपनी फसल बेचने के बाद उचित मूल्य प्राप्त कर सके और डिफॉल्ट होने से बच सके। वही धर्मनगरी चित्रकूट में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी से रुपए छीनने के साथ मारपीट की और फरार हो गया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बताते ये चले कि दरअसल ये पूरा मामला कामतगिरी प्रशिक्षण का जो प्रमुख द्वार है राम मोहल्ला मंदिर के नीचे का बताया जा रहा। घटना प्रसाद व्यापारी के साथ हुई है। उन्होंने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इस घटना के बाद से भक्तों में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा
कि सभी ये जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कई घोटाले हुए थे। इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है, ईडी की जांच चल रही है और इससे प्रदेश का कोई भी दखल नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि केंद्रीय एजेंसियों को अपने काम करने की पूरी स्वतंत्रता है। सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हाल ही में पलानी पाट के समीप हुए सड़क हादसे में घायल हुए मरीजों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल का दौरा किया। विजय शर्मा ने चंद्रयान हॉस्पिटल, रेडियंस हॉस्पिटल, डॉक्टर नितिन जैन क्लिनिक, स्नेहा क्लिनिक और रूप जीवन हॉस्पिटल जाकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को बेहतर उपचार के लिए भी निर्देशित किया। शर्मा ने जिलेवासियों से अपील की कि मालवाहक वाहनों का उपयोग यात्री परिवहन के रूप में न करें ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने का भी सुझाव दिया। मैं सबसे मिला हूँ। पिकअप गाड़ी थी और अनबैलेंस होने के कारण हुआ, संख्या भी ज़्यादा थी। हालांकि कोई स्पीड नहीं था। ड्राइवर के ही परिवार के लगभग सभी लोग जो ड्राइवरी कर रहे थे, जो गाड़ी चला रहे थे, उनके परिवार की तो और भी पता किया तो वो कोई परेशानी ऐसी नहीं थी, परंतु इस प्रक्रिया को थोड़ा सबको समझना पड़ेगा। इजी कन्वीनियंस है और आने जाने में थोड़ा आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, सस्ता है, इसलिए गांव वाले उपयोग कर रहे हैं बार बार। लेकिन इसका थोड़ा परिमार्जन आवश्यक है, सबको समझना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा और प्रशासनिक स्तर पर ही सब कुछ नहीं हो सकता है, तो सबको समझना पड़ेगा। एक बार हम लोग कोशिश भी करेंगे इस विषय में, गाँव जाकर के इस विषय को सबको समझाया जाए, बताया जाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के दुर्ग जिले के भिलाई शहर स्थित परिसरों पर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की। इसके अलावा ही टीम अन्य जो कई स्थान है उस पर भी कार्रवाई करते हुए नजर आई। जानकारी के मुताबिक इन सब के बीच ईडी ने बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया और उसके बाद ईडी की टीम घर पर नोट गिनने की मशीन भी लेकर पहुंची है। फिलहाल कितना कैश बरामद किया ये जानकारी नहीं है। इससे पहले आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके घर के बाहर एकत्रित हुए और छापे की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छापेमारी कथित शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई। भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो भोपाल में माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया गया, जहां पर सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। का जो सीएम मोहन ने लोकार्पण किया, इसका शुभारंभ किया है और एक बाघ और एक बाघिन भी छोड़ा। हालांकि पीएम ने इसकी सराहना भी की है, क्योंकि आपको बताते चले कि ये 9वां ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जिसमें बाघ भी दिखेंगे और उसके साथ साथ चीते भी दिखेंगे, जिसका लोकार्पण करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आए। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जब माधव टाइगर रिजर्व का जो लोकार्पण है, वो जो शुभारंभ है, वो सीएम करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ उसकी खूबियां यह भी हैं कि उसके साथ ही सीएम ने एक बाघिन और एक बाघ को भी छोड़ा है। और एक खूबसूरत, कह सकते हैं कि भोपाल में अगर बात करें, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कहीं ना कहीं पर्यटन का अपना एक क्षेत्र बना हुआ है और दूर दूर से लोग जो है वहां पर आते हैं और देखने के लिए यहाँ पर आते हैं कि आखिर बाघ और बाघिन किस तरीके से वहां पर उनको रख रखाव के लिए भी तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो सीएम मोहन के द्वारा यहाँ पर दिया गया है टाइगर रिजर्व में। तो टाइगर अभयारण्य के नाते से ये एक नवा हमारा मध्य प्रदेश का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास का पृष्ठ जुड़ा है, जहां बाघ पुनर्स्थापन का एक बड़ा प्रयोग हुआ है।
अतीत के काल में 12-15 टाइगर पहले छोड़े गए थे, धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, लेकिन भारत सरकार के सभी मापदंडों के अनुसार ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व पार्क और खास करके भारत सरकार का 58वां पार्क बना है। आज के इस अवसर पर हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी, हमारे मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, सारे माननीय विधायकगण, सभी मित्रों के साथ आज ये एक तरह से न केवल टाइगर का छोड़ा जाना बल्कि ये विकास के लिए बढ़ते कदम है, जिसके माध्यम से टूरिज्म के सेक्टर में चंबल एक नई कहानी लिखेगा। आपको सबको जानकारी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ चीता अभयारण्य की शुरुआत करके इस क्षेत्र के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और आशीर्वाद दिया था। चीता अभयारण्य एशिया का ये पहला एक तरह से ये इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अलग प्रकार का संकल्प था, जिसमें दूसरी पीढ़ी के चीता अब हमारे जंगल में छोड़े जा गए हैं। इसी प्रकार से चंबल में घड़ियाल, भालू, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िया, सभी प्रकार के वन्य जीवों से एक तरह से आप्लावित ये पूरा क्षेत्र न केवल सह अस्तित्व के हमारे उस पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, जिसमें हम मनुष्य के नाते से सभी जानवरों के बीच अपने अपनी टेरिटरी में अपने अपने जीवन को जी करके अपने निर्धारित कर्म को करते हैं। ये वाकई अद्भुत है। ये कोई पार्क, कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ जानवर अपने एक अलग प्रकार से रखे जाते हैं। यहाँ सब कुछ खुला है, मनुष्य भी अपने कामकाज करेगा, टाइगर की अपनी जिंदगी भी उसी प्रकार से रहेगी और ये सहज सुगम में सभी को देखा भी जा सकेगा। कई सारे लोगों को आज भी ये आश्चर्य लगता है कि ऐसा होता कैसे है। आमतौर पर जैसे ही टाइगर या ऐसे बड़े नाम सुनते हैं तो आदमी को सिहरन आ जाती है, डर जाता है, लेकिन यहाँ बहुत कॉमन बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे अपने देश के अंदर है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी हमारा कौन सा क्षेत्र बचा है, हमारा चंबल का क्षेत्र थोड़ा सा बचा था। अब चंबल भी टाइगर अभयारण्य के माध्यम से एक बड़ी पहचान बना रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हाँ, आज खास बात ये भी है, बड़े महाराज हमारे माधवराज सिंधिया साहब का उनकी जयंती है और खास करके उनकी जन्म जयंती 80 भी है। उनका अपना विकास के मामले में एक अलग पहचान थी। रेल से लगाकर कई विकास के कामों के साथ साथ उनने वन्य जीवों पे भी काम किया। ऐसे में ये उनका बनाया अभयारण्य हमारे लिए एक नया रूप में आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हम सब उनको विनम्रता से स्मरण भी कर रहे हैं और ऐसे अच्छे कामों से उनको सदा के लिए एक हमारे लिए सौगात बनती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छतरपुर में 4 दिन पहले छतरपुर कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में उनकी प्रेमिका आशी रजा और उसके जो सहयोगी हैं सोनू ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले में सीएसपी अमन मिश्रा ने आशी राजा और सोनू ठाकुर की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना ओरछा रोड पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही। आशी राजा और जो सोनू ठाकुर है उसके अलावा उनके जो कुछ सहयोगी हैं उनको भी अभिरक्षा के लिए पूछताछ की जा रही। वही सीएसपी अमन मिश्रा के मुताबिक अभी तक 10 से 15 लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ की जा चुकी है और जल्द ही पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले का खुलासा किया जाएगा। अरविंद कुजूर टीआई वाले मामले में किस तरह की जांच हो रही है और कितने लोगों को हिरासत में लिया कितने लोगों को साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया और किस तरह के एंगल से जांच हो रही है? ये टीआई कुजूर साहब के मामले में मर्ग जांच की जा रही है थाना ओरछा रोड में। इस मामले में जो प्रमुख नाम आ रहा था फरार आशी राजा एवं उसके सहयोगी सोनू परमार, इनको पुलिस ने राउंड अप किया हुआ है और पूछताछ हो रही है इनसे। और इनके और भी जो लोग साथ में थे और जो लोग भी उनसे जुड़े हुए थे और संदेह के घेरे में पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। सर लगभग कितने लोगों से पूछताछ कर रही है? 10 से 15 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और कंटिन्यू जारी है। अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और पूरे जिले भर में जो सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई कर रही है। कब तक खुलासे की उम्मीद है? बहुत जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खुलासा किया जाएगा। टीआई वो आशी राजा जो प्रेमिका वाला मामला आ रहा था उस पर भी पूछताछ हुई? पुलिस सभी एंगलों पे जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने पोषण ट्रैकर ऐप में सुधार की मांग की है और इसी को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐप में आधार और मोबाइल लिंकिंग के कारण डेटा लीक होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे हितग्राहियों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। वहीं संघ ने OTP प्रणाली को बंद करने, eKYC और फोटो कैप्चर की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनामिका जोशी। हम लोग सब आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। हम लोगों को एक मोबाइल में नया ऐप चालू किया गया है, पोषण ट्रैकर, जिसमें हम लोगों को बहुत समस्या आ रही है। उसको स्टार्ट करना, लोगों से OTP मांगना। लोग हमको जानते हैं मगर हमारे घर जाने के बाद OTP नहीं देते। कुछ लोग हमको पहचानते, कुछ लोग नहीं पहचानते। हमारी शिकायत यही है कि पोषण ट्रैकर एक ऐप है, उस पे काम चल रहा है, जिसमें हर बच्चे का एक बच्चे के परिवार से OTP, वो बच्चे का फोटो कैप्चर और बहुत सी जानकारियां रहती है जो ऑनलाइन है ना, हमको ट्रांसफर करनी पड़ती है पोषण ट्रैकर ऐप पर। तो हम चाहते हैं कि वो पोषण ट्रैकर ऐप बंद होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत समस्या आ रही है। हितग्राहियों के खाते में से बैलेंस उड़ जा रहा है, कोई ना कोई उसका डाटा यूज कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं। और बहुत सी कार्यकर्ताओं की जो है पेमेंट, सुपरवाइजर महोदय है, सब वो है ना, काम नहीं दिख रहा है, वो काटी जा रही है, वो भी रोकनी चाहिए। डिंडोरी कलेक्टर कार्यालय में आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर के रैली निकाली है। वहीं मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। बताते चले कि आशा कार्यकर्ताओं ने यह धरना वेतन वृद्धि को लेकर के किया है और CM से मांग की है कि वेतन में वृद्धि की जाए। हालांकि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी आशा कार्यकर्ताओं का जारी है। हमारी मांग ये थी कि हमारा जो 29 जुलाई 2023 में जो लाल परेड ग्राउंड में जो घोषणा की गई थी, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था कि इनको आशा को 6,000 रुपए, सहयोगी को 15,000 रुपए दिया जाएगा और हर साल वार्षिक वेतन वृद्धि 1,000 रुपए की जाएगी। तो वो हमारी 23 से घोषणा हुई थी। आज तक हमारी वेतन वृद्धि में जो वृद्धि है वो आज तक नहीं की गई है। दूसरी बात ये थी, हमारा जो राज्य मत का है उन्होंने मंत्री के द्वारा ये बोला गया था कि राज्य मत के द्वारा 3,000 जो आशा को मतलब इंसेंटिव दिया जाता है। तो चलिए खबरों के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।